अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान की तकदीर का, पाकिस्तान की कामयाबी और नाकामी का फैसला करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका नाम सामने आया और फिर हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम सामने आया और 3 नाम जेर बहस थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर। इनमें से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव देखी गई और 2/3 अक्सरियत से इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदे से नवाजा गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो भी फैसले होते हैं वो सारे के सारे मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं कि नए चीफ जस्टिस तैनात होने से अदलिया का एक नया दौर शुरू हुआ है और ये दौर किस तरफ जा रहा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, जो कि साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे क्या कहते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं अदलिया का एक नया दौर शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मुझे शामिल करने का। बात यह है कि अदलिया का ये जो नया दौर है, ये 26वीं अमेंडमेंट जो आइन में हुई है उसके साथ शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से जो इख्तियारात है चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के, वो बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। और जो मेन केसेस हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की जिंदगी से, डे टू डे लाइफ और सियासत से जिसका ताल्लुक है, चीजों के बनने और बिगड़ने से ताल्लुक है, वो सारे मामलात जो है वो चीफ जस्टिस के दायरा कार से बाहर निकाल दिए गए हैं। और अब यदि आप चंद दिनों में नाम सुनेंगे कि एक सीनियर मोस्ट जज होगा सरबरा वो आईनी बेंच का, जो बिल्कुल वही जो अपने बिलावल के बकौल आईनी अदालत ही है उसका सरबरा होगा। और फिर जो अहम मामलात हैं वो सारे के सारे जो है वो उस बेंच के पास जाएंगे और फिर इसी तरह सूबाई लेवल पे भी वो बेंचेस कायम होंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये जो फैसला किया है मुक्तदरा ने, उन्होंने 25 तारीख को जो सामने रखा था, 25 तक का टारगेट था कि जो उन्होंने खुद बयान भी कर दिया कि जनाब इस चीफ जस्टिस के अलावा ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये चीफ जस्टिस जो था ये बिल्कुल कमिटेड था उस सारी सूरत हाल के साथ। जो तय हुआ था लंदन प्लान उसका हिस्सा था और इसने बिल्कुल वही कुछ किया जो उस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। और इसके चले जाने के बाद तो सारी चीजें आइन के टच स्टोन पे और बेसिक स्ट्रक्चर के टच स्टोन पे देखी जा सकती थी। इसलिए हर एक को खतरा था कि जनाब वो पाकिस्तान के आइन की ऐसी हालत नहीं करने देंगे जो वो करने वाले थे। इसीलिए उन्होंने 2 जो सीनियर मोस्ट थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको नजरअंदाज करके याहिया अफरीदी को ले लिया। सर, ये जानना चाहूंगी, ये भी दोनों जो नाम है जेर बहस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये भी काफी तजर्बाकार है। क्या कहते हैं, इनके नामों को उस तरह से क्यों ना जेर बहस लाया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए इन नामों को क्यों ना सेलेक्ट किया गया? ये नाम जो थे ये उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा है जिस बेंच ने फैसला किया था कि मखसूस निशस्तें जो हैं वो मिलेंगी पीटीआई को। तो इसलिए हुकूमत ने जो शुरू किया ये सारा 26वीं तरमीम का ये सारा कजिया तो उसी फैसले से हुआ कि जिस फैसले को हुकूमत मानना नहीं चाहती थी और वो इससे जान छुड़ाना चाहती थी, उन्हें जो ये बाउंटी मिली थी, एक तो पहले मिली उन्हें इलेक्शन में जीता कोई और उन्हें दे दिए गए, यानी मैंडेट उन्हें दे दिया गया, और उसके बाद बाकी यानी हिस्सा किसी और का था ये मखसूस नशस्तें और उन्हें मिल रही थी गिफ्ट के तौर पर। तो वो इस गिफ्ट से महरूम नहीं होना चाहते थे, इसलिए उस 8 रुकनी बेंच के जो जजेस थे उनका नाम नहीं आ सकता था इसमें, चूंकि सबसे ज्यादा तो मंसूर अली शाह साहब जो थे उनकी इंडिपेंडेंस थे और मुनीब अख्तर साहब की जो थी इंटेग्रिटी, उससे ये बहुत ज्यादा खौफजदा थे। लिहाजा उन्होंने याहिया अफरीदी साहब जो है वो काफी हद तक उन्होंने अपने आप को आइसोलेट रखा और काजी साहब के जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस थे, जिन्हें हम पाकिस्तान की तारीख में उनके दौर को स्याह तरीन दौर कहते हैं और
उन्हें चीफ जस्टिस के तौर पर बदतरीन चीफ जस्टिस करार देते हैं। उनकी वजह से यानी उनके साथ उनकी काफी ज्यादा कुर्बत थी और रफाकत थी, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम जो था वो मुंतखब पहले ही किया हुआ था। और बाकी तो एक फर्जी कार्रवाई थी जब उन्होंने अमेंडमेंट इस तरह की करवाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी 3 नाम आएंगे, तो वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो कई साल से चल रहा था और जिसके लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी देना पड़ी थी उस प्रिंसिपल को बनवाने के लिए कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बन जाए। और ये जो तरीकेकार है कि जनाब अपनी पसंदो नापसंद के चीफ जस्टिस आए जो आपकी मर्जी के फैसले करें, तो वो उससे जान छुड़ाने वाली बात जो थी उसे उन्होंने खत्म कर दिया। लिहाजा वो उन्हें इसीलिए या अफरीदी का नाम ही उनके ज़हन में था और उसे ही उन्होंने करना था, बाकी फॉर्मेलिटी थी। जैसा आपने कहा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, इनके दौर को आपने स्याह करार दिया। क्या लगता है जो अब मौजूदा दौर है, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इनके दौर से कितने पुरुमीद हैं आप? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, वो दौर तो बाहर सूरत इनकी मौजूदगी में ऐसा तो नहीं होगा जो हमें तवक्को है। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ जज के तौर पर भी, इंसान के तौर पर भी मुख्तलिफ है। अब इनकी मजबूरियां जो हैं वो उसका पता ये चलेगा कि चूंकि जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसमें सबसे पहला चैलेंज जो है ये जो मखसूस नशस्तों वाला फैसला है, इस पे अमल दरामद कराना है। और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जो अब बिल्कुल बढ़ चुकी है, तकसीम हो चुकी है, एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल मुक्तदरा के हाथ में है, नून के हाथ में, मुस्लिम लीग नून और जो इक़्तिदार जिनके पास है उनके हाथ में है, और एक हिस्सा वो है जो कुछ ना कुछ आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और आइन के मुताबिक अमल करना चाहता है। तो इस सारे अमल को जब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पहली बात जो थी उसे फिर इसके साथ मिला के देखें कि चूंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी जो लोगों के फैसले, बड़े बड़े अहम फैसले करती थी, अब वो अहम फैसले नहीं होंगे। अब फैसले तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अगर चीफ जस्टिस अपनी इंडिपेंडेंस शो करे तो वो आज भी मैं समझता हूँ बहुत है। मसलन यही अगर कर दे, ये जो इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दे कि वो नोटिफाई कर दे इनके फैसले के मुताबिक, 8 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक, तो मैं ये समझता हूं कि ये पहला कदम होगा कि जिससे हम कोई तवक्को लगा सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान के अंदर शायद कोई सिविल सैनिटी और जुडिशल जो पावर है उसको जुडिशियसली एक्सरसाइज करने का सिलसिला शुरू हो सके। ठीक है सर, क्या कहते हैं, आपने जो दौर देखे और आप भी तजर्बाकार इंसान हैं, क्या कहते हैं कौन से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके नजदीक पाकिस्तान के लिए, अदलिया के दौर के लिए बेहतरीन साबित हुए हैं? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, काफी साल हो गए हमें भी इस प्रैक्टिस में। बदकिस्मती ये है कि पहले चीफ जस्टिस हमने देखे शेख रियाज और इरशाद हसन खान, वो बिल्कुल उस वक्त वही सिस्टम था जो आज है कि जो हुकूमत के करीब होगा उसे वो बनाते थे। और फिर उस चलते चलते हमें तो चीफ जस्टिस जो है मेरी नजर में तो ये सिर्फ वो जो कराची के से ताल्लुक रखने वाले अजमल मियां साहब थे उनको मैं समझता हूँ, या सज्जाद अली शाह, अगरचे उनका दौर फिर उसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक बहुत ताला इंसान थे और जज भी कॉम्पिटेंट थे और चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने काफी इंडिपेंडेंस शो की। लेकिन बदतरीन चीफ जस्टिस जिन्होंने उसी तरह की सिचुएशन पैदा की जिस तरह की काजी फायज ईसा ने की, वो जस्टिस मुनीर के बाद आप ये देख सकते हैं कि इरशाद हसन खां और शेख रियाज थे। और इसी तरह चलते हुए आप ये देखें कि माजी करीब में भी आपने मैं इजाज साकिब निसार को भी कोई ऐसा यानी अच्छा चीफ जस्टिस नहीं समझता। इसी तरह खोसा साहब कोई मुतवाजन, गड़ा मुतवाजन थे और आसफ सईद खोसा साहब। तो अब ये गुलजार साहब जो थे वो बिल्कुल यानी मतलब आप समझे कि एक यानी दिहाड़ी लगाने वाले थे। और इसी तरह बड़े बड़े ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस आए जिन्होंने इस ऑफिस का हुलिया बिगाड़ दिया। इस ऑफिस की वो तजलील हुई कि लोग इसे भूल ही गए कि कुछ चीफ जस्टिस भी किसी जमाने में जस्टिस अफजलुल्लाह होते थे जिन्हें हम हाई रेट करते हैं कि बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस थे और वो नहीं इन चीजों में इन्वॉल्व होते थे। तो मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार साहब का दौर भी बड़ा बदतरीन दौर था। उन्होंने भी बहुत ज्यादा
ओवर रीच किया और अपने इख्तियारात से कहीं बढ़ के लोगों की उम्मीदों को, उमंगों को उन्होंने खाक में मिलाया। और ज्यादातर अब ये जजेस जो आपको नजर आ रहे हैं अभी जो आउट गोइंग थे, जिनका जिक्र मैंने सियासतरीन के दौर के तौर पर किया, काजी साहब, ये भी उन्हीं की देन थे। डायरेक्ट इन्हें वहां से चीफ जस्टिस लगाया गया था बलोचिस्तान हाई कोर्ट का। ठीक है। और ये इसी तरह वो बहुत सारे जजेस को लगा गए और मेरिट से हट के लगा गए। इससे पहले ये तसव्वुर ही नहीं होता था, ज्यादातर मेरिट पे लोग आते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि बिल्कुल जिसको वो समझते थे कि उनकी तहरीक में शामिल रहा है, चाहे उसकी प्रैक्टिस थी या नहीं थी, किसी सियासी जमात से भी उसका ताल्लुक था, एक्टिवली इन्वॉल्व था सियासत में, उसको भी उन्होंने जज एलिवेट किया और वही लोग आगे सीनियरिटी में आ रहे हैं। और फिर ऐसे ऐसे लोग जिनके नाम बारहा रिजेक्ट हुए थे, उनको भी उन्होंने जज लगाया और फिर वो उनमें से कई सारे लोग चीफ जस्टिस भी बने। अच्छा, अगर हम अदलिया के निज़ाम की बात करें तो यहाँ पर सवालात उठाए जाते हैं, एक जज दूसरे जज के फैसले को उसको चैलेंज कर दिया जाता है, तो क्या कहते हैं अदलिया पर सवाल उठाने के लिए तो अंदरूनी ही लोग खड़े हो जाते हैं, तो बाहर के लोगों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या एक जज को दूसरे जज के फैसले को चैलेंज करना चाहिए, उस पर सवाल उठाना चाहिए? ये आपका जो सवाल है ना, ये $1 मिलियन का सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक पूरी दुनिया में ये तस्वर है कि जब एक बेंच बनता है उसमें जजेस जो बैठते हैं, जब उनमें से कुछ जजेस जो हैं वो यानी अक्सरियत में होते हैं जो एक फैसला करते हैं, और कुछ जजेस जो होते हैं अक़लियत में होते हैं जो दूसरा फैसला करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का या अदालत का फैसला जो है वो वही फैसला होता है जो यानी अक्सरियत ने किया हो, तो वो अक्सरियत का फैसला वो बाइंडिंग होता है। दूसरे जजेस जो अक़लियत में होते हैं वो इख्तलाफ राय कर सकते हैं, अपना फैसला लिखवा सकते हैं। ठीक है। इस तरह की तौहीन और तजलील वो कभी नहीं कर सकते इदारे की कि ये कह दें कि जी आप ये फैसले पर अमल दरामद न किया जाए, ये फैसला गैर आईनी है। ये रिवाज जो पड़ा है ये काजी फायज ईसा के दौर में पड़ा है, और काजी फायज ईसा साहब ने तो आइन की धज्जियां बिखेर दी। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो शख्स जिस चीज का नाम लेता है उसी चीज की मुकद्दस चीज को ही बर्बाद करता है। जिस तरह ज़ियाउल हक इस्लाम का नाम लेते थे, उन्होंने इस्लाम को बर्बाद किया, और इसी तरह इन्होंने जो था आइन का कह के जी मैं तो आइन पे यकीन रखता हूँ, ये आइन पे यकीन नहीं रखते थे। ये सरीहन मुस्लिम लीग नून और मुक्तदिरा के नुमाइंदे थे, और इन्होंने जितना उन्हें बेनिफिट दे सके। आप मुझे ये बताएं, कभी ऐसे हुआ है कि किसी चीफ जस्टिस के बारे में पहले ही लोगों को पता हो कि जी वो आएगा तो फिर हमारे सारे मामला? आपके जो नवाज शरीफ साहब थे वो ऐन उस वक्त बने जब ये चीफ जस्टिस बने, और जब इनका दौर खत्म हुआ है वो वापस चले गए। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि सारे का सारा निजाम जो तय किया गया था उस पे अमल दरामद करवा के आप देखें, कभी यानी खुद कमेटी बनवाई के, और उसी पे फिर जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसमें फिर खुद ही तरमीम करवा दी, और वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए कि भाई मैं आपको नोटिस देता हूं अगर आपकी तादाद पूरी नहीं होती 26 अमेंडमेंट के लिए। और लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म, हमारे मुस्तफैर काजी वकील साहब जो थे उन्होंने सामने सिर्फ इनके जाके कहा कि आप जो भी उनका इख्तलाफ था वो किया, और उसके बाद उन्हें उठवा लिया गया और उन्हें मार मार के वो हालत उनकी की गई। और इसी तरह जिसने कहा था डोनट शाह पे कहा था कि आप काजी फायज ईसा हैं, आप पे लानत हो, उसको बजाय इसके ये समझते कि लोग मुझे लानत क्यों डाल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, उन्होंने उसको वो हालत की कि आज तक उसके घर वाले जो है वो दर बदर फिर रहे हैं, पता नहीं चल रहा उनका कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसे, और आज देखे हमारे साथियों ने जो सवाल किए उनसे किसी का जवाब नहीं दे रहे। और आज आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में अगर ये शख्स जहां जाएगा इसकी रुसवाई जो है वो सामना करेगी, इसका पीछा करेगी। सर मुझे बताइए, ये दौर, ये जो नया अदलिया का दौर शुरू हुआ है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद, ये पीटीआई के लिए कितना रोशन साबित होगा और पीटीआई के लिए कितना डार्क एक ईयर के तौर पर कंसीडर किया जाएगा ये दौर? देखिए जी, पीटीआई का तो यकीनन जो भी होगा, असल बात यह है कि ये दौर जो है अगर ये कायम रहा तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बुरा दौर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है
उसका ये हाल होना आप देखें कि पहले ही इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट जो है उसने 26th अमेंडमेंट को रद्द किया है, और इसी तरह यूनाइटेड नेशंस से आवाज आई है, हर जगह कांग्रेस से आवाज आई है। यानी ये वो कानून है, ये इस तरह के जिसे हर शख्स जो है जिसका ताल्लुक आइन और कानून के साथ है वो इसे बदतरीन लेजिस्लेशन कह रहा है कि आपने अदलिया को बिल्कुल उनकी साख को बुरी तरह मुतासर किया है। अगर कोई थोड़ा सा पंजाबी में जिसे साथ साथ कहते हैं या उनके अंदर कुछ ताकत थी वो सारी की सारी आपने उनसे ले ली। अब उसके बाद इस तरह की फजूल अदलिया जिसके पास इख्तियार ही ना हो वो क्या डिलीवर करेगी और उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने वाला सबसे पहले ये सोचेगा कि भाई हुकूमत और अदलिया तो यकजान है। मुझे अगर कल हुकूमत का कोई कारिंदा जो है मेरे साथ तीरा दस्ती करता है तो मेरे पास तो कोई मुदावा ही नहीं है। जो यानी मतलब हुकूमत तो आप देखें ना अपनी मर्जी के जज लगाए, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाए और उसके बाद फिर अगर वो काम करे तो फिर परफॉर्मेंस उनकी चेक करे हुकूमत। तो आप मुझे बताएं कि ये तो तहसीलदार हो गए ना, यानी इंडिपेंडेंस रहेगी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई तवक्को आप पाकिस्तान के लोगों के पास सवाए वो जो मैंने अर्ज किया था एक प्रोग्राम में कि ये सेफ्टी वॉल्व का रोल प्ले करते हैं अदलिया जो थी आजाद और खुद मुख्तार अदलिया, क्योंकि ये जमहूरियत के तसलसल का कोई यकीनी बनाते हैं। और जब ये सेफ्टी वॉल्व खत्म हो जाता है तो फिर खूनी इनकलाब आता है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के पास सिवाय इनकलाब के कोई रास्ता रहने नहीं दिया गया, क्योंकि जो थोड़ी बहुत उन्हें तवक्को थी कि जी किसी को ज्यादातर तो लोग हुकूमत की चीरादस्तियों के खिलाफ ही अदालतों के पास जाते हैं ना। तो अगर वो अदालतें बेबस हो, पहले आपने देखा कि अदालतों की हालत क्या थी। 6 जजेस जो है वो हाई कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जी हमारे घरों तक पहुंच गए हैं, और उस बजाय उसका कोई अफवाह होता, यानी उल्टी उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई। एक जज साहब जो है जागीरी साहब, उन्हें कहा गया जी कि इनकी डिग्री जाली है, और फिर उनको इतना इंटिमिडेट किया जा रहा है जजेस को। और अब अगर ये हालत होगी कि जजेस को अपॉइंट भी ये खुद करेंगे तो उसके बाद कौन सी जुडिशरी, और वो इसे कहते हैं विदर कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ आइन कहाँ अदलिया, कुछ भी नहीं रह गया। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब मौजूद थे जिन्होंने अपनी राय से हमें आगाह किया, और उनका कहना था कि आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया ही हमारे मुल्क को महफूज बना सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आरिफ चौधरी साहब से, जिन्होंने काफ़ी तल्ख हकीकतें हमारे सामने लाकर रखी, और यकीनन वो तल्ख हकीकतें हमारे मुल्क की तारीख़ है, हमारी अदलिया की तारीख़ है। और अदलिया एक मैं कहती हूँ मेरे नज़दीक अदलिया एक वो डिपार्टमेंट है, एक वो अदारा है जिसने हमारे मुल्क को महफूज बनाना है। हमारी आवाम के अंदर अगर आज हम बात करें, हमारी आवाम में सबसे ज़्यादा जिस अदारे के लिए खौफ है और वहाँ जाने से घबराते हैं, तो वो अदलिया का एक ऐसा निज़ाम है जो इतना टाइम टेकिंग है। मामूली से मामूली, सभी आप लोगों का भी एक एक्सपीरियंस होगा कि सभी जो मामूली से मामूली केसेस हैं वो भी 2 से 2.5 साल कहीं नहीं गया आपको एक अच्छा फ़ैसला मिलने में। एक मज़लूम को अगर अपने किसी भी केस का फ़ैसला चाहिए है और वो अपना मसला अदालत में लेकर जाता है तो उसको 2 से 2.5 साल तकरीबन उसे तगोदौ करनी पड़ती है अपने हक के हसूल के लिए। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हम अगर अपने टैक्सेस की बात करें तो हमारे टैक्सेस में से बड़ी रकम, एक बड़ा हिस्सा अदलिया के निज़ाम को पहुंचता है उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, जिसमें जजेस हैं और बेतहाशा ऐसे लोग हैं, पूरा एक सिस्टम है, सेटअप है जिन्हें फैसिलिटेट किया जाता है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन की कोई आवाज़ उठाई जाती है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे, और आएंगे कौन, तो पूरी आवाम इस बात को लेकर खौफजदा भी होती है कहीं ना कहीं और कंसर्न्ड होती है। लेकिन इस बार जो अलग बात हमें देखने को नजर आई मिली वो ये रही कि आवाम का इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं था। आवाम को कोई सरोकार नहीं है कि नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन आ रहा है, क्योंकि आवाम बाखूबी जान चुकी है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आने से भी मुल्क के हालात तब्दील होने वाले नहीं हैं।
मुल्क के हालात तब्दील नहीं होंगे तो आवाम के हालात भी हरगिज तब्दील नहीं हो सकते। तो क्या ये नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई भी सियासी हालात तब्दील होने से क्या हमारी महंगाई के मामलात कंट्रोल होंगे? क्या हमें जो एक अदलिया के निज़ाम से उम्मीदें हैं, क्या उन उम्मीदों पर हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरे उतरेंगे? और हमेशा हम देखते हैं कि जजेस के नाम पर, वकला के नाम पर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आते हैं जो बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात को फैसिलिटेट करते नजर आते हैं। ये एक काला और स्याह धब्बा है हमारे सिस्टम पर। इसी सवाल के साथ, इसी दुख के साथ वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।